हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 10 का पार्ट बी, जो कि रिलेटेड है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। तो उसी के अंदर एक टॉपिक है आपका आईसीएफ मॉडल, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। तो आज की वीडियो में हम आईसीएफ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आईसीएफ मॉडल को पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, फिर हम आईसीएफ मॉडल को डिटेल में जानेंगे कि आईसीएफ मॉडल में किस चीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने एक टर्म लिखा है ICIDH। तो ये ICIDH क्या है? आईसीएफ मॉडल आने से पहले, है ना, आईसीएफ मॉडल तो आपका बाद में आया है रिवाइज्ड होके। तो सबसे पहले क्या था? ICIDH के नाम से था। तो ICDIH का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, है ना, आपको टर्म्स दिख रहे होंगे, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ICIDH का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो कि द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। तो जो ये मॉडल है ICIDH, ये WHO के द्वारा दिया गया था। अब WHO ने इसके दो वर्जन्स दिए। पहला वर्जन था इसका ICIDH1 के नाम से जाना जाता था, और दूसरा वर्जन इसका था ICIDH2। तो जो इसका सेकंड वर्जन है ICIDH2, यही ICIDH1 के बाद रिवाइज्ड होके आया और वो आईसीएफ मॉडल के नाम से जाना गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये रिवाइज्ड होके आईसीएफ मॉडल के नाम से जाना गया। तो हम पहले इसकी बारे में ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम आईसीएफ मॉडल की तरफ जाएंगे। तो ICIDH1 मॉडल है, वो कब आया था? 1980 में, 1980 में। ये बेस्ड था आपका बायोसाइकोसोशल डिजीज मॉडल के ऊपर। तो अब हम ये जानते हैं कि बायोसाइकोसोशल डिजीज मॉडल क्या है। अगर जिस बायोसाइकोसोशल डिजीज मॉडल को हम ब्रेक करें तो हमारे पास तीन टर्म निकल के आते हैं। पहला टर्म है बायो, देन है साइको एंड देन है सोशल। तो बायो क्या मतलब है कि आपका जो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बाय बर्थ होते हैं, है ना। तो अब इसको हम एनाटॉमिकल से भी रिलेट कर सकते हैं, एनाटॉमिकल लॉस या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपका। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? आपकी शारीरिक संरचना। तो जो शारीरिक संरचना में जब कोई लॉस या कोई डिसऑर्डर होता है तो वो आपका कहलाता है एनाटॉमिकल। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जो आपका हाथ है, जो हाथ का पूरा डेवलपमेंट ना हुआ हो, हाथ आधा ही बना हो, या आपकी जो ये उंगलियां हैं ये चिपकी हुई हो, है ना, या तो फिर आपका इतना हाथ बना हो, इतना पोर्शन आपका आगे का पोर्शन ही ना हो, तो ये क्या, जब आपकी शारीरिक संरचना में कहीं कोई दिक्कत आती है, उसमें डिफेक्ट होता है, तो आपका कहलाता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो जो आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या जो आपका बायोलॉजिकल है, ये किससे रिलेटेड होता है? आपका इम्पेयरमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि हम पिछली वीडियोस में भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है? इम्पेयरमेंट। देन आपका आता है साइको। साइको क्या है? आपके मेंटल एक्टिविटीज या मेंटल डिसऑर्डर्स, जब आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम आती है, जो आपका जो दिमाग है, जो आपका मस्तिष्क है, वो जब स्टेबल नहीं होता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। देन है आपका सोशल। सोशल क्या है? सोशल हमारा एनवायरमेंट से, हमारा सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो अगर ये बायोसाइकोसोशल डिजीज मॉडल को अगर जिसको हम जानना चाहें इसके बेसिस पे, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप के बेसिस पे, तो क्या निकल के आएगा? आपका जो बायो है टर्म, वो किसके? एनाटॉमिकल से रिलेटेड है, और एनाटॉमिकल किससे रिलेटेड है? आपका इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप को हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन है आपका साइको। तो साइको आपका किससे रिलेटेड है? डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। देन है आपका, ये मैं लिख देती हूं यहाँ पे, साइको किससे रिलेटेड है? आपका डिसेबिलिटी से। देन आपका सोशल किससे रिलेटेड है? हैंडीकैप से। तो जो आपका ये ICIDH1 मॉडल था, ये इस पे बेस्ड है। ठीक, तो आई होप आपको ये बायोसाइकोसोशल डिजीज मॉडल के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक, अब ये जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है आपका, इसके तीन डायमेंशन है। इसको तीन डायमेंशन के बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया। तो पहला डायमेंशन क्या है, जो कि मैंने अभी आपको यहीं पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो पहला डायमेंशन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बॉडी इम्पेयरमेंट। जब आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में या फंक्शनल में आपका इम्पेयरमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है? बायोसाइकोसोशल का एक डायमेंशन है। बायोसाइकोसोशल डिजीज मॉडल का एक डायमेंशन ये है, जो कि आपका रिलेटेड है इम्पेयरमेंट से
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से। देन है आपका दूसरा इसका डायमेंशन है डिसेबिलिटीज और रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि इम्पेयरमेंट की वजह से जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है, डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। देन आपका डिसेबिलिटी की वजह से जब हम डेली लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो वो हमारा किसके अंदर आता है, हैंडीकैप के अंदर आता है। तो इसी बायोसाइकोसोशल मॉडल को और उसके डायमेंशंस में डिस्क्राइब कर दिया गया। पहला डायमेंशन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बॉडी इम्पेयरमेंट। देन है आपका डिसेबिलिटीज और रेस्ट्रिक्शंस। देन है आपका डिसएडवांटेजिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो आई होप आपको बायोसाइकोसोशल मॉडल का क्लासिफिकेशन इजिली समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं इसका जो सेकंड वर्जन है। अभी हमने इसके फर्स्ट वर्जन की बात की, ICIDH1 जो 1980 में WHO ने दिया था। देन आपका आया इसका सेकंड वर्जन जो कि WHO ने ही दिया है। ICIDIH मॉडल में कुछ दिक्कतें पाई गई, फिर क्या हुआ कि WHO ने इस मॉडल को रिवाइज कर दिया। रिवाइज करके आया ICIDH2 के नाम से जाना गया। रिवाइज होके कब आया, ये 2001 में आया। जो 2001 में ये रिवाइज होके आया, इसी को बोला गया ICF मॉडल। इसमें क्या था, यहाँ पे इन्होंने एनवायरमेंट को इंक्लूड नहीं किया था, है ना, लेकिन जो हमारा ICF मॉडल 2001 आया उसमें इन्होंने एनवायरमेंट को भी इंक्लूड कर दिया। इन्होंने ये बोला कि जो डिजीजेस हैं, है ना, या जो हमारा डिसेबिलिटी है, जो हमारा डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजीज ही, मतलब मेन फैक्टर जो था हमारा ICIDH1 में जो मेन पॉइंट था वो उन्होंने डिजीजेस से स्टार्ट की थी। उन्होंने पहले बोला कि पहले डिजीज होती है, डिजीज के बाद इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी होती है, देन डिसेबिलिटी के बाद हैंडीकैप होता है। लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम पाई गई इस मॉडल में। देन आपका ICIDH2 मॉडल आया जिसमें उन्होंने अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ICIDH मॉडल जो कि 1980 में आया था, ये मॉडल दिखता कैसा था, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये जो मॉडल है ये लीनियर मॉडल के नाम से जाना गया। लीनियर का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन में, एक सिधाई में चलता है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, डिजीज के बारे में बताया गया कि सबसे पहले मतलब कोई भी डिजीज होती है, उस डिजीज की वजह से हमें इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी होती है, एंड डिसेबिलिटी के बाद हम हैंडीकैप हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये बेस्ड था लीनियर मॉडल पे, ठीक। तो ये आपका था ICIDH1 मॉडल जो कि हमने पढ़ा। देन बेसिकली हमने ICIDH1 मॉडल के बारे में ही पूरी डिटेल में पढ़ा। उसके बाद ICIDH2 मॉडल 2001 में आया जो रिवाइज हुआ, और रिवाइज होके ही इसको ICF मॉडल के नाम से जाना गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि ICF मॉडल किस तरीके का मॉडल था और इस मॉडल में क्या क्या बताया गया था। तो करते हैं ICF मॉडल की। तो सबसे पहले हमें ICF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ICF मॉडल का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो ये इसका फुल फॉर्म है। द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है जो यूनिवर्सली इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है। द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ICF मॉडल। ये मॉडल 2001 में आया, जो हमने ICIDH पढ़ा था, है ना, 2, तो उसी को रिवाइज करके क्या बनाया गया था, ICF मॉडल बनाया गया था जो कि 2001 में आया। अब इस मॉडल में क्या बात की गई, इसको क्यों रिवाइज किया गया, तो जो हमने पुराने ICIDH मॉडल्स पढ़े थे उसमें एनवायरमेंट की बात नहीं की गई थी, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर को बिल्कुल नकार दिया गया था। उसमें बेसिकली बात की गई थी कि डिजीज की, कि डिजीज से हमारे इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी होती है, और डिसेबिलिटी से हमारा क्या होता है, हैंडीकैप होते हैं। तो लेकिन ICF मॉडल आया और ICF मॉडल में ये बताया गया कि एनवायरमेंट भी मेजर रोल प्ले करता है। तो ये क्या है कि इट ऑर्गेनाइजेस द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया। आगे हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स को किस तरीके से इंक्लूड किया गया है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया इन द क्रिएशन ऑफ डिसेबिलिटी एज वेल एज रेलिवेंस एसोसिएटेड विथ हेल्थ कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स। बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि डिसेबिलिटी से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हेल्थ पे और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, इन सारी चीजों की बात ICF मॉडल में की गई है। तो ये एक फ्रेमवर्क है, इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, एंड ऑर्गेनाइजिंग, डिस्क्राइब एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन
एंड फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी। ये एक टोटल पूरा फ्रेमवर्क था जिसमें डिसेबिलिटी, एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे इम्पेयरमेंट, इसको बाकायदा क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया और बताया गया है कि किस तरीके से ये जो मॉडल है ये काम करता है, कैसे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, इन सबको अफेक्ट करते हैं और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। बात करते हैं आईसीएफ मॉडल की। 2001 में जो है ये इसका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इस मॉडल में पहले क्या बोला गया, हेल्थ कंडीशंस, डिसऑर्डर और डिजीज। ठीक है, ये यहां से लेके जो ऊपर के 3 है ये आपको जो पुराना वाला मॉडल था उसी के बेसिस पे था, बट आईसीएफ मॉडल में एनवायरमेंटल फैक्टर जोड़ा गया, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पे है। अभी जानेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे इस मॉडल में एडजस्ट होगा, या क्यों, क्या फैक्टर या क्या असर डाल रहा है एनवायरमेंट इन हमारा डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हेल्थ कंडीशन, डिसऑर्डर और डिजीजेस हैं, इनकी वजह से हमारा बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारा होता है इम्पेयरमेंट। देन इसके वजह फिर क्या होता है, हमारा एक्टिविटीज, हम एक्टिविटीज नहीं कर पाते, हम लिमिट हो जाते हैं। किसकी वजह से, इम्पेयरमेंट की वजह से। जब हम कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाता है। देन जो हम डिसेबिलिटी की वजह से जो हम सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, चीजें आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, जो हम पहले कर लेते थे, वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, पार्टिसिपेशन के अंदर आ जाता है। तो पहला क्या हो गया, ये इम्पेयरमेंट हो गया, ये डिसेबिलिटी हो गया और ये हमारा हो गया हैंडीकैप। अब इसमें एक फैक्टर और जोड़ा गया जो कि था हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मॉडल में पर्सनल फैक्टर को दिखाया गया है, लेकिन इन्होंने पर्सनल फैक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो इसलिए हम पर्सनल फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में कि एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हमारा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप को प्रभावित करता है। तो जैसे कि अब इसमें ये बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस की वजह से इम्पेयरमेंट नहीं होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है, या इम्पेयरमेंट हो सकता है, या हम हैंडीकैप हो सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे कि आप किसी एरिया में रहते हैं, वहां पे बहुत शोर होता है, बहुत नॉइस होता है, तो उस नॉइस की वजह से, मतलब एक हमारी रेंज फिक्स है ना कि हमें जो 60 डेसिबल, मतलब 85 से 60 डेसिबल बेस्ट डेसिबल्स होते हैं हमारे लिसनिंग के लिए, हमारे कानों के लिए ये सही होता है जो रेंज है। लेकिन अगर जो इसके अबव जाएगा तो क्या होगा कि हमारे जो कान है वो कान खराब हो जाएंगे, हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये क्या, ये एनवायरमेंटल फैक्टर ही हुआ ना कि नॉइस की वजह से हमें क्या हो रहा है कि हमारे कानों में हमें नहीं सुनाई दे रहा, हमारे कान खराब हो रहे हैं। तो इस एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी क्या हुआ, इम्पेयरमेंट हुआ, हमारे कान खराब हो गए तो हम इम्पेयर्ड हो गए। इम्पेयरमेंट की वजह से हमें क्या हुई, डिसेबिलिटी हुई। जो चीजें हमें सुनाई देती थी, हम अब जैसे कि हमें कुछ भी गाना सुनना है, या हमें वीडियोस देखनी है, या हमें मूवी देखनी है, या बहुत सारी चीजें सुनने से रिलेटेड करनी, अब वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हम डिसेबल हो गए। अब इस डिसेबिलिटी की वजह से क्या है, हम डेली लाइफ की चीजें जो हमें, क्योंकि सुनना तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सुन नहीं पाएंगे डेली लाइफ में, जो कोई बोल रहा है या कुछ भी कह रहा है तो हमें नहीं सुनाई देगा, तो हम क्या हो गए, वहां पे हैंडीकैप हो गए। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ये भी रोल प्ले करता है हमारा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में। सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस हमारी रोल प्ले नहीं करती हैं। इसीलिए जो हमारा आईसीएफ मॉडल आया 2001 वाला, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर को भी ऐड कर दिया गया। तो ये पूरा था आपका आईसीएफ मॉडल। इस मॉडल में आपको याद यही रखना है कि जो पुराना मॉडल हमारा ICIDH मॉडल था, उसमें किस पे फोकस किया गया था, है ना। जो आपका रिवाइज आईसीएफ मॉडल रिवाइज हो गया, इस पे किस पे फोकस किया गया, तो इस पे किस पे फोकस किया गया, एनवायरमेंटल फैक्टर पे फोकस किया गया। उसमें फोकस किस पे किया गया, तो उसमें डिजीजेस के ऊपर फोकस किया गया था कि डिजीजेस की वजह से ही सारी चीजें होती है। तो ये आपको दोनों मॉडल्स के बीच में डिफरेंस याद रखना है ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। दूसरी चीज, इस मॉडल के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे कि आपका बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, है ना, लिमिटेशंस, पार्टिसिपेशन एंड रेस्ट्रिक्शन, इसके वजह से आपका क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये आईसीएफ मॉडल जो 2001 में आया, इसमें हमने इस्तेमाल किए, बट ICIDH जो मॉडल था उसमें हमने ये टर्म्स इंक्लूड नहीं किए थे। तो इस तरीके से भी आपको दोनों मॉडल्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आईसीएफ मॉडल। यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है हमारा कि हर जगह ये मॉडल एक्सेप्टेबल है, कहीं पे इस मॉडल में चेंजेस नहीं किए जाएंगे। इसलिए इस मॉडल का जैसे फुल फॉर्म में भी आपने देखा
कि इंटरनेशनल है, ये हर जगह एक जैसा ही फॉलो किया जाएगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, तो हर जगह इस मॉडल को इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। देन है आपका पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है समानता। तो यहाँ पे समानता में भी यही होगा कि हमें किसी भी डिसेबल बच्चों के बीच में हमें डिफरेंसेस नहीं लाने हैं, हमें उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको हमें समानता देनी है। देन है आपका न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, जब समानता होगी तो न्यूट्रलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, हम किसी भी बच्चे के बीच में पक्षपात नहीं करेंगे। देन है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी ये सारे फैक्टर जो मैंने आपको एनवायरमेंटल फैक्टर आगे बताया था कि किस तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर आईसीएफ मॉडल में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। उसी तरीके से यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर को इंक्लूड किया गया कि इसमें भी जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमें इम्पेयरमेंट, डिसेबल या हैंडीकैप होने पे मजबूर करते हैं, उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ताकि ये जो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैपनेस जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सके, कम कर सके। जो क्वेश्चन है आपका जून 2020 में पूछा गया है आईसीएफ मॉडल से रिलेटेड, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर आईसीएफ मॉडल क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटीज। आप देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सारे जो टर्म्स हैं वो याद रखने हैं कि आईसीएफ मॉडल में कौन कौन से टर्म्स को यूज किया गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आया है। देखते हैं पहला क्या है, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ए ऑप्शन। बी है पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। सी है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डी है आपका पॉलिसीज फ्रेम फॉर डिसेबल्ड। देन ई है आपका फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये हम फिर से वही एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो आप ये देखिए कि आईसीएफ मॉडल में कौन सी बातें नहीं की गई थी। तो आईसीएफ मॉडल में आपका पॉलिसीज के बारे में कुछ नहीं बताया गया। देन आपका फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। तो आपका जो अभी तो यही छोड़ देते हैं, पहले हम ऑप्शन डी देखते हैं कि डी ऑप्शन आपके कोर्ट्स में कहाँ पे है। तो डी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ऑप्शन आपका पहले कटेगा, इसको बाय बाय बोल दीजिए। देन आपका थर्ड में भी डी है, ये भी बाय बाय। देन आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। तो आपको एक ऑप्शन और चूज करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट के बारे में भी हमने पूरा आईसीएफ मॉडल पढ़ लिया, हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग भी होती है आईसीएफ मॉडल के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। तो अब देखिए कि सेकंड में और फोर्थ में ई कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ई आपका फोर्थ में दिया हुआ है, तो ई वाला भी क्या हुआ, कट गया। तो इस तरीके से आपका सही आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब इस तरीके से तो क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर जो क्वेश्चन बनना होगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, तो बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ये पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आपका किस चीज से रिलेटेड है, आपका हो गया ये इंपेयरमेंट से रिलेटेड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, हैंडीकैप के बारे में बता रहा है। तो ये आपका हैंडीकैप हो गया। इस तरीके से मैचिंग पे भी आ सकता है, आपको रिलेट करके ये ना दे कि आपको ये सारे टर्म्स भी दे सकते हैं, तो ये सारे टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। देन है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर तो इसको हमने अलग से ही पढ़ा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, और एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से अप्लाई करना भी आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको आईसीएफ मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चंस भी करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।